अभी तक हमने ये सीखा कि रेडियो एक्टिविटी में कौन कौन से पार्टिकल्स इमिट होते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें किस रेट से ये पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होते हैं या डीके होते हैं या इमिट होते हैं, है ना। उसके लिए हमें एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको कहा जाता है एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। इसका सीधा सा मतलब है, एक्टिविटी का मतलब कि किस रेट से जो पार्टिकल्स हैं वो इमिट हो रहे हैं या जो न्यूक्लियाई हैं वो डीके हो रहे हैं, इसी को एक्टिविटी कहा जाता है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाइज, है ना। जो न्यूक्लियस है उनका किस रेट से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इसी को एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई पेरेंट न्यूक्लियस है ए, या ये कह सकते हैं कि सैंपल है ए जो कि इसमें से डीके होकर के बी में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो मान लिया कि T = 0 पर इसके N नॉट एक्टिव न्यूक्लियाई थे। एक्टिव न्यूक्लियाई का मतलब ये हुआ कि उनमें अभी डीके होना बाकी है ना। तो ये एक्टिव न्यूक्लियाई इतने हैं, किसी टाइम T पर अब इसमें N एक्टिव न्यूक्लियाई बचे हुए हैं, बाकी जो है डीके हो गए हैं, तो ये यहां से इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, A से B में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी इज इक्वल टू -dN/dt, है ना। ये क्या बताता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब एन जो है किस रेट से चेंज हो रहा है या कम हो रहा है। एक्चुअली में एन जो है धीरे धीरे कम हो रहा होगा, क्योंकि जो एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे उनमें से जब एलिमेंट्स जो है, जो पार्टिकल से निकल जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे, तो वो जो है एक्टिव अब नहीं रह पाएंगे, है ना। तो एक्टिव न्यूक्लियाइज का जो नंबर है वो धीरे धीरे घट रहा होगा, तो जिस रेट से घट रहा होगा उसी को हम लोग एक्टिविटी कहते हैं, है ना। तो इसमें ये कहा जाता है कि एक्टिविटी होता है या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इसी को कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, है ना। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। जितने ज्यादा एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे उतनी ही ज्यादा रेट से डिसइंटीग्रेशन होगा। अगर सैंपल में एक्टिव न्यूक्लियाई ही कम होंगे तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कम होगा, है ना। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि -dN/dt जो है, इसको मैं लिख सकता हूं प्रोपोर्शनल टू n। किसी टाइम t पर अगर n एक्टिव न्यूक्लियाई बचे हुए हैं तो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो -dN/dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रखेंगे, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको कि हम लोग डीके कांस्टेंट कहते हैं। हर डिफरेंट सैंपल के लिए ये लैम्डा का वैल्यू डिफरेंट होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dN/dt इज इक्वल टू -λ इंटू n, है ना। तो मेन तो ये जो लॉ है, ये लॉ है, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। एक्चुअली में जो थ्योरी है ये प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है, और इसीलिए ऐसा बताया गया कि एक्टिव न्यूक्लियाई जो हैं उनका नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट भी ज़्यादा होगा। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा न्यूक्लियाई पहले डीके होगा, कौन सा बाद में डीके होगा। ये सारी जो थ्योरी है
प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है, इसलिए ऐसा बताया जाता है। ठीक, अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन करके ये पता कर सकते हैं कि किसी भी टाइम t पर कितने एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे या कितने न्यूक्लियाई जो है वो डीके हो चुके होंगे। इसको हम लोग यहाँ पर आगे समझेंगे। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग जो है इससे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा dn बाई n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू डी टी। अगर इसको इंटीग्रेट करें तो जैसा हमने बताया था कि जब टाइम 0 था तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई था n नॉट, और जब टाइम t हो गया तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई रह गया n, है ना। जैसा कि देखेंगे यहाँ पर मैंने बताया था t इज इक्वल टू 0 पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई था n नॉट और टाइम t पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई रह गया n। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग में log n, लिमिट रखेंगे n नॉट टू n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। तो लिमिट रखने के बाद आएगा log n बाई n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, यानी n बाई n नॉट इज इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा टी, n इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। तो n जो ये बताएगा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई और न्यूक्लियाइज प्रेजेंट इन द सैंपल एट टाइम t। ठीक, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इसका नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई और टाइम t, है ना, तो इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा आएगा। मतलब शुरू में n नॉट एक्टिव न्यूक्लियाई थे और t का वैल्यू इन्फिनिटी रखने से n की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना, ये हो जाएगा। अगर हमें ये पता करना हो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन टाइम इंटरवल t, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज डिकेड इन टाइम इंटरवल t, और कह सकते हैं 0 to t। तो उसको मैं लिखूंगा टोटल शुरू में n नॉट था, है ना, शुरू में n नॉट था और अभी कितना बचा है, अभी n बचा है ना। शुरू में n नॉट एक्टिव न्यूक्लियाई थे, अब n बचे हैं, तो बाकी जो डिफरेंस हो गया उतने न्यूक्लियाई डीके हो गए होंगे, उनको हमने ND लिखा है यहाँ पर। तो ये हो गया n नॉट माइनस n की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। अगर n नॉट को कॉमन ले लिया जाए तो आएगा 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा टी। ये हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड एट टाइम t। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना हो ND वर्सेस टाइम, है ना, तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस टाइप का आएगा। मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये n नॉट आएगा, मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो डीके हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ आएगा। अब इसमें एक टाइम इंटरवल डिफाइन किया जाता है जिसको कहा जाता है हाफ लाइफ। किसी भी सैंपल का हाफ लाइफ का मतलब होता है कि उतने टाइम इंटरवल में उस सैंपल के अंदर जो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो आधे रह जाते हैं, है ना। इट इज टाइम इंटरवल इन विच number of active nuclei reduces to half of original value,
मतलब शुरू में जितने भी एक्टिव न्यूक्लियाई थे उसका जस्ट आधे हो जाएंगे, तो उतने टाइम इंटरवल को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ सैंपल। डिफरेंट सैंपल का हो सकता है कि एक ही टाइप के न्यूक्लियस हो उस सैंपल में, तो डिफरेंट सैंपल का हाफ लाइफ जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो जैसा कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से इक्वेशन आया n इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो अगर t के जगह पर हाफ लाइफ रख दिया जाए तो ये जो नंबर है वो n नॉट बाई 2 हो जाना चाहिए। शुरू में n नॉट था, उसका आधा हो जाना चाहिए, है ना। तो मैंने मान लिया कि जो हाफ लाइफ है वो है t हाफ, ऐसे। तो इसको लिख सकते हैं n के जगह पर रखेंगे n नॉट बाई 2, ये हो जाएगा n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा, t के जगह पर t हाफ रख देते हैं, है ना। तो यहाँ से n नॉट और यहाँ से n नॉट कैंसिल हो गया। अब इसमें दोनों तरफ log लेते हैं, तो log 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो बचा है इसमें log लेंगे तो आएगा माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ, है ना। इसको भी लिखेंगे तो यह आएगा माइनस log 2 लिखा जा सकता है, माइनस log 2 माइनस लैम्डा टी हाफ, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो टी हाफ की जो वैल्यू आएगी ये आएगा log 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो ये आ गया हाफ लाइफ। इसकी वैल्यू हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.693, जो कि log 2 की ln2 की वैल्यू होती है, डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा जो है डिके कांस्टेंट है ना। अगर हमें ये पता करना हो कि n हाफ लाइफ्स के बाद जो सैंपल है उसमें कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बच जाएंगे, तो उसको निकालने का भी अपना एक तरीका है ना। आफ्टर n हाफ लाइफ्स, n हाफ लाइफ्स का मतलब ये हुआ कि जो टाइम है वो होना चाहिए n इंटू टी हाफ। ये हाफ लाइफ है, उसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतने टाइम बाद हमें पता करना है कि कितने एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो बचे होंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में रखेंगे n इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा इंटू जो t है, t के जगह पर रख देंगे n इंटू टी हाफ, ऐसे रख सकते हैं, है ना। तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू देखें, यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालना हो तो मैं लिख सकता हूँ log 2 बाई टी हाफ, log 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। ये तो लैम्डा की वैल्यू हो गई, और यहाँ पर है n इंटू टी हाफ, तो ये वाला टी हाफ और ये वाला टी हाफ कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा एन नॉट ई पावर माइनस, ये n जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हो n log 2, है ना, n log 2 ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं लिख सकता हूँ n नॉट डिवाइडेड बाई ई पावर, माइनस है नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, log 2 ऐसे लिख सकते हैं, log 2। ये जो n है इसको अगर मैं log के अंदर आ जाऊँ तो ये 2 पावर n भी हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे आने से ये हो जाएगा log 2 पावर n। तो देख सकते हैं एक्चुअली में n की वैल्यू थी, तो n इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई ई पावर log 2 पावर n का मतलब हो गया e और log गायब हो गए, ये रह जाएगा 2 पावर n, है ना। तो ये हो गया n का मतलब हो गया नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन n हाफ लाइफ्स। इसका मतलब समझे, जैसे एक हाफ लाइफ के बाद बोलेंगे तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो n हो जाएगा एन नॉट बाई 2, मतलब आधा हो जाएगा, है ना। आफ्टर 1 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ के बाद n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये एन नॉट बाई 2 हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा एन नॉट बाई
2, मतलब आधा हो जाएगा। अगर 2 हाफ लाइफ की बात करें, 2 हाफ लाइफ का मतलब पहले हाफ लाइफ में आधा हो गया, अगले हाफ लाइफ में और उसका भी आधा हो गया, तो ये हमारे हिसाब से लग रहा है कि n0/4 हो जाना चाहिए। इसके हिसाब से देखेंगे n का वैल्यू 2 रखेंगे, क्योंकि 2 हाफ लाइफ के बाद बात कर रहे हैं। n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर यानी कि नीचे आ जाएगा 4, यानी कि n0/4 ऐसा हो जाएगा। उसी तरह से अगर 3 हाफ लाइफ के बाद पूछा जाए, है ना, तो n का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा n0/8, है ना। ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक हाफ लाइफ के बाद n0/2 हुआ, अगले हाफ लाइफ के बाद इसका आधा हो जाएगा यानी n0/4 हो जाएगा, और अगले हाफ लाइफ यानी तीसरे हाफ लाइफ के बाद इसका भी आधा हो जाएगा यानी n0/8 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आधा आधा करके नहीं चलेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर n का वैल्यू सीधे 50 दे दिया जाए तो यहीं पर 2 पावर 50 कर देंगे, डायरेक्ट n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो जिस तरह से हमने पता किया कि किसी सैंपल का हाफ लाइफ कितना होता है। सैंपल का हाफ लाइफ का मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है उतने टाइम इंटरवल में आधे हो जाए, है ना, उसको हम लोग हाफ लाइफ ऑफ सैंपल कहते हैं। ये हाफ लाइफ जो है किसी सैंपल के लिए डिफाइन होता है। वैसे ही हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज लाइफ ऑफ न्यूक्लियाइज इन ए सैंपल। ये एवरेज लाइफ है, ये सैंपल का नहीं है, ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो न्यूक्लियाइज होते हैं उनका एवरेज लाइफ है। किसी सैंपल के अंदर जो है वो डिफरेंट न्यूक्लियाई का जो एज होता है या जो लाइफ होता है वो डिफरेंट होता है। तो सबके लाइफ का या सबके एज का एवरेज निकालते हैं तो कहते हैं कि उस सैंपल के अंदर जो एक न्यूक्लियाई है उसका एवरेज लाइफ कितना होता है। तो एवरेज लाइफ जो है वो डिफाइन करने के लिए हम लोग जो है जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वही यूज करेंगे, एवरेज लाइफ ऑफ न्यूक्लियाइज। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ एजेस ऑफ न्यूक्लियाइज, है ना, सबके एज का सम रखेंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यहां से एवरेज लाइफ आएगा। तो टी एवरेज निकालना हो तो सम ऑफ एजेस कैसे निकालें। अगर एक का एज जो है, एक का एज कह लें या टाइम जो है टी है, तो टी इंटू डी एन ये हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर एक न्यूक्लियाई का जो एज है वो T1 है, दूसरे का T2 है ना, तीसरे का T3 है, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 अगर n ऐसे हैं तो n बार जोड़ेंगे। तो वैसे ही जोड़ने का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। और ये क्या है, ये नंबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज, है ना। तो इस तरह से ऊपर हम लोग निकाल सकते हैं सम ऑफ एजेज और नीचे आएगा नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियाई इन द सैंपल। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो T है इसको तो ऐसे रख देंगे, dn की वैल्यू लिख सकते हैं जो अपना बेसिक इक्वेशन आता है, dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। ये आता है, माइनस साइन होता है, हम लोग माइनस साइन यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव एवरेज टाइम निकालना है। तो यहाँ से dn का जो वैल्यू है उसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा एन इंटू डी टी। तो यहाँ पर रखेंगे लैम्डा एन इंटू डी टी बाई एन नॉट। और ये जो टाइम है एक्चुअली में ये जो यहाँ पर देखेंगे, पहले यहाँ पर वेरिएबल एन लग रहा था, अब वेरिएबल एक्चुअली में टी हो गया। तो टाइम जो होता है किसी का जो लाइफ है वो 0 भी हो सकता है, किसी का 1 2 3, किसी का इन्फिनिटी भी हो सकता है ना। तो जो टाइम है वो 0 से इन्फिनिटी तक हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर ग्राफ में कि इनफाइनाइट टाइम तक भी कुछ जो है एक्टिव न्यूक्लियाई बचे रहते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम के बाद जाकर के 0 होता है ना। इसलिए इसको 0 से इनफाइनाइट टाइम तक हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। तो टी लैम्डा, ये जो एन है, एन की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू वहाँ पर रखेंगे और तब इंटीग्रेशन करेंगे। तो एन का वैल्यू आएगा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई एन नॉट। तो एन नॉट और एन नॉट कैंसिल हो गया। तो एवरेज लाइफ
फाइंड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो लैम्डा जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा टी ई पावर माइनस लैम्डा टी डी टी 0 to इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हमें यूज करना पड़ेगा, है ना। तो एक बार क्या करेंगे, जैसे टी को हमने बाहर कर दिया, है ना, टी को बाहर कर दिया तो ई पावर माइनस लैम्डा टी डी टी इंटीग्रेशन करेंगे 0 से इन्फिनिटी माइनस, फिर जिसको हमने बाहर निकाला था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ई पावर माइनस लैम्डा टी डी टी 0 to इन्फिनिटी, ये आ गया। तो ये हो गया लैम्डा टी, इसका इंटीग्रेशन जो है हम लोग करेंगे तो आएगा ई पावर माइनस लैम्डा टी बाई माइनस लैम्डा 0 to इन्फिनिटी माइनस, उसी तरह से इसका करेंगे तो ई पावर माइनस लैम्डा टी बाई माइनस लैम्डा 0 to इन्फिनिटी, है ना, इस तरह से आएगा। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे, है ना, इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ ब्रैकेट, है ना, पहले इसको अलग लिमिट रखेंगे, इसको अलग लिमिट रखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई किया हुआ, वहाँ पर टी से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है ना। हालांकि ये वाला लैम्डा और ये वाला लैम्डा हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा टी, यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा, आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, मैं सीधा आंसर बताता हूँ। लिमिट रखने के बाद ये आएगा 1 बाई लैम्डा, तो यानी कि एवरेज लाइफ जो है किसी न्यूक्लियाई का ये 1 बाई लैम्डा के बराबर आता है। लैम्डा जो है उस सैंपल का डीके कांस्टेंट है ना। ये हो गया एवरेज लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई हैविंग न्यूक्लियाई फ्रॉम a sample having decay constant लैम्डा। ध्यान रखना है कि जो लैम्डा है वो सैंपल का होता है, एवरेज लाइफ जो है सैंपल के अंदर जो न्यूक्लियाइज होते हैं उनका होता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि किसी सैंपल की एक्टिविटी फाइंड करनी हो, एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल इज इक्वल टू ए उसको एक सिंबल देते हैं, ये होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के इक्वल। और जो अभी हमने डिसइंटीग्रेशन का लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, वो कहता है कि माइनस डी एन बाई डी टी जो होता है ये लैम्डा इंटू एन के इक्वल होता है। तो अगर हमें पता करना हो एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल एट टाइम टी, तो इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, ऐसे लिखेंगे। उसी तरह से अगर हमें पता करना हो एक्टिविटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, एक्टिविटी ऑफ द सैंपल एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसी को हम लोग इनिशियल एक्टिविटी भी कह सकते हैं। इनिशियल एक्टिविटी इज इक्वल टू ए नॉट, ये भी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ही होता है, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पर। तो t इज इक्वल टू 0 पर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन निकालना हो तो n के जगह पर हमें n नॉट रखना चाहिए। n नॉट क्या है? t इज इक्वल टू 0 पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाइज, है ना। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाइज, यहाँ लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाइज प्रेजेंट इन सैंपल at time t
है ना। एक्टिव का मतलब जिनमें डिसइंटीग्रेशन होना अभी बाकी है, जिनसे रेडियो एक्टिविटी होना अभी बाकी है। और जो एन नॉट है उसको कह सकते हैं नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट t इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है एन और एन नॉट में एक रिलेशन होता है, एन इज इक्वल टू होता है एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। ये वैल्यू अभी हमने थोड़ा देर पहले फाइंड किया था, है ना। अब ये जो एन है इन दोनों तरफ मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें भी लैम्डा से और एन नॉट में भी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लैम्डा एन है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्टिविटी एट टाइम टी, और ये जो लैम्डा एन नॉट है इसको मैं लिख सकता हूँ इनिशियल एक्टिविटी, जो कि ए नॉट के इक्वल होगा। ये हो गया ए नॉट इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी, ये आ गया। तो एक्टिविटी भी जो है वो बिल्कुल उसी तरह से डिक्रीज होता है जिस तरह से एन का वैल्यू डिक्रीज होता है। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें एक्टिविटी वर्सेस टाइम तो ये भी इसी तरह से डिक्रीज होता है। इनिशियल एक्टिविटी है ए नॉट, बिल्कुल उसी तरह से जैसे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जो है डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली। ये शुरू में एन नॉट था और डिक्रीज हो गया इन्फिनिटी पर जाकर के 0 हो जाता है, वैसे ही एक्टिविटी भी इनफाइनाइट टाइम के बाद 0 हो जाता है। ठीक है, तो एक्टिविटी का मतलब हुआ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक, अब एक प्रोसेस होता है कार्बन डेटिंग। इस प्रोसेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोई भी ओल्ड फॉसिल हो तो उसका एज फाइंड करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। एक्चुअली में ये जो प्रोसेस है वो कार्बन 14 एटम का से जो बीटा डीके होता है उसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग का मतलब हुआ इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड द एज ऑफ ओल्ड फॉसिल्स। ठीक है, जो पुराना सैंपल हो सकता है या हड्डी का सैंपल हो या किसी लकड़ी का सैंपल हो, तो पुराना सैंपल होगा उसका एज फाइंड करना होता है हमें। इट इज बेस्ड ऑन बीटा डिके ऑफ कार्बन 14 एटम और न्यूक्लियस इन द सैंपल और इन द फॉसिल्स, है ना। तो इसमें होता क्या है कि जैसे सपोज कोई अपने पास पुराना लकड़ी है ना, बहुत पुराना है, उसका एज हमें पता करना है, तो उस पुराने लकड़ी में हम लोग एक्टिविटी मेजर करेंगे। एक्टिविटी का मतलब ये पता करेंगे कि अभी जो है उसमें किस रेट से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है या किस रेट से डीके हो रहा है ना, यानी कि अभी वाली एक्टिविटी पता करेंगे। और फिर क्या करेंगे, बिल्कुल वही लकड़ी, जैसे सपोज हमने आम का लकड़ी लिया, तो आम का लकड़ी का जो इनिशियल एक्टिविटी निकालना होगा तो जाएंगे कोई फ्रेश ट्री जो है आम का उसको काटेंगे और उसमें एक्टिविटी मेजर करेंगे, उसमें रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मेजर करेंगे, वो कहलाएगा इनिशियल एक्टिविटी। और जो अपने पास पुराना लकड़ी पड़ा हुआ है उसकी जो एक्टिविटी है वो टाइम टी पर एक्टिविटी कहलाएगा। फिर क्या करेंगे, इसे फॉर्मूले में रखेंगे, है ना। इनिशियल एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर रखेंगे, जो फ्रेश लकड़ी का जो एक्टिविटी होगा ए नॉट के जगह पर, और जो पुराना लकड़ी है उसमें एक्टिविटी जो मेजर करेंगे यहाँ पर रखेंगे। और कार्बन 14 का जो लैम्डा है यानी डीके कांस्टेंट है ये हमें पता होता है, क्योंकि कार्बन 14 का हाफ लाइफ हमें पता होता है। तो अगर इनिशियल एक्टिविटी पता है, टाइम टी पर एक्टिविटी पता है और लैम्डा पता है, तो इस इक्वेशन में रखने के बाद ये जो टी है यानी कि सैंपल का एज जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। जो कार्बन 14 होता है उसका हाफ लाइफ ऑफ
कार्बन 14 एटम और सैंपल इज 5730 ईयर्स, मतलब कि इतने साल बाद उसकी जो एक्टिविटी है, जो रेट ऑफ डिके है, वो आधा हो जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पुराना सैंपल लेंगे, ओल्ड सैंपल ऑफ वुड। ये वो सैंपल होगा जिसका हमें एज पता करना है, उस एज हैज टू बी फाउंड, है ना, इसका एज पता करना है। तो इस सैंपल की एक्टिविटी हम लोग मेजर करेंगे, इट्स एक्टिविटी इज मेजर्ड, और जो भी एक्टिविटी आएगा उसको हम लोग कहेंगे ए, यानी कि एक्टिविटी एट टाइम टी। ठीक, तो ये जो ओल्ड सैंपल है उसका टाइम टी पर एक्टिविटी यहां से आ गया, जहां पर टाइम टी क्या है, वेयर टी इज एज ऑफ सैंपल और फोसिल जो भी है। तो टाइम टी पर एक्टिविटी तो हमने पुराने वाले सैंपल से मेजर कर लिया। जो पुराना सैंपल है उसमें रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मेजर करेंगे अभी आज के समय में, जब उसका एज पता करना है, और वो जो एक्टिविटी होगी वो कहलाएगी सैंपल की एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी, यानी कि इतने एज के बाद। ठीक है, अगर इसी सैंपल की इनिशियल एक्टिविटी पता करनी हो तो वो कैसे पता करें, क्योंकि इनिशियल वाला, इसका इनिशियल स्टेट तो हम ला नहीं सकते, तो करेंगे क्या कि इसके इनिशियल के बदले में क्या करेंगे, एक फ्रेश लकड़ी काटेंगे, फ्रेश पेड़ काटेंगे, और बिल्कुल जैसे अगर ये आम का लकड़ी था तो आम का पेड़ काटेंगे, और उसकी जो लकड़ी है उसका हम लोग जो है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मेजर करेंगे, यानी उसकी एक्टिविटी मेजर करेंगे। वो जो एक्टिविटी होगी इसकी इनिशियल एक्टिविटी के बराबर होगी, है ना। तो इसमें लेंगे फ्रेश सैंपल ऑफ वुड, इसकी एक्टिविटी मेजर करेंगे, इट्स एक्टिविटी इज मेजर्ड। ये जो एक्टिविटी होगी ए नॉट, इसको हम लोग कहेंगे इनिशियल एक्टिविटी ऑफ सैंपल माना जाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमने यहां पर पता किया है इस इक्वेशन को यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक, अब इसमें जैसा कि मैंने कहा कि हमें डीके कांस्टेंट पता होता है, क्योंकि हाफ लाइफ पता होता है। हाफ लाइफ पता हो तो हाफ लाइफ हम लोग निकालते हैं log 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, log 2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ जो है यहाँ पर 5703 ईयर्स, ये होता है ना। ये तो ईयर्स में है, तो टाइम जो है यहां से जब सोल्व करेंगे टी की वैल्यू वो भी ईयर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो थ्योरी हमने पढ़ा कार्बन डेटिंग का, इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में कहा गया है व्हेन अ चारकोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ लिविंग ट्री इट शोज अ डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 15.3 डीपीएम। डीपीएम का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, है ना। तो ये कहा गया कि लिविंग ट्री से चारकोल बनाया गया और उसका डिसइंटीग्रेशन रेट निकाला गया। तो लिविंग ट्री है, मतलब कि जैसे हमने कहा कि फ्रेश सैंपल है, तो ये भी फ्रेश सैंपल होगा, यानी कि ये जो एक्टिविटी कहा गया है ये एक्चुअली में इनिशियल एक्टिविटी होगा, और ये दिया गया है 15.3 डीपीएम। फिर कहा गया है अ सैंपल फ्रॉम एंशिएंट पीस, मतलब कि जो ओल्ड फॉसिल है ऑफ चारकोल शोज 12.3 डीपीएम, मतलब जो पुराना सैंपल है उसकी एक्टिविटी दी गई है इतनी 12.3 डीपीएम। तो मैंने कहा कि जो पुराना सैंपल है उसकी एक्टिविटी को ए कहते हैं टाइम टी पर। यहां पर देखेंगे
तो पुराना सैंपल की एक्टिविटी को ए कहेंगे और नए वाले को की एक्टिविटी को ए नॉट कहेंगे। ये आ गया है ना। पूछा गया है हाउ ओल्ड इज दिस सैंपल, ये जो पुराना वाला सैंपल है पूछा गया है कि वो कितना पुराना है। अगर कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ है वो दिया गया है 5730 ईयर्स, है ना। तो हम लोग जैसा कि मैंने यहां बताया ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, A इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो A जो है ये है 12.3 dpm, dpm का मतलब डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। तो इनका यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। A नॉट जो है 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, ये dpm कैंसिल हो जाएगा यहां से, इसलिए इनका यूनिट चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हम लोग यहां से रखेंगे, जैसे ये बताया मैंने log 2 डिवाइडेड बाई 5730 ईयर्स, है ना। यहां पर जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 5730 ईयर्स होना चाहिए। ये जो एज है हाफ लाइफ वो रखना है यहाँ पर, है ना। तो ये आ गया 5730 ईयर्स इंटू टी। अब इसमें से हम लोग ये टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो यहाँ से टी का वैल्यू, चूंकि ये हमने ईयर में रखा है तो ये भी ईयर में आएगा, है ना। इसका कोई यूनिट होता नहीं है, तो कह सकते हैं टी आएगा 1805 ईयर्स। कितना साल पुराना जो है ये सैंपल है। तो अब रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी से रिलेटेड दो ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये पहला जो एग्जाम्पल है इसमें पूछा गया है द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 अंडरगोइंग अल्फा डीके इज 4.5 × 10⁹ ईयर्स। व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम सैंपल। तो जैसा कि आप जानते हैं एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डीके, है ना। एक्टिविटी होता है रेट ऑफ डीके, और इसको हम लोग लिखते हैं लैम्डा इंटू एन, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब लैम्डा जो होता है ये होता है 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, और ये जो है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 1 ग्राम सैंपल है यूरेनियम का, तो 1 ग्राम सैंपल में कितने जो है एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे पहले हमें ये पता करना होगा, है ना। तो 1 ग्राम जो है 1 ग्राम में अगर मैं 238 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसमें अगर मैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये हो गया नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये आ गया लैम्डा इंटू एन, जिसमें से हाफ लाइफ जो है हमें पहले बता दिया गया। हाफ लाइफ क्या बताया गया है 4.5 × 10⁹ ईयर्स। तो मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर 0.693, क्योंकि हम लोग ये पर सेकेंड में निकालते हैं रेट को हमेशा, इसलिए ये जो टाइम दिया है हाफ लाइफ जो दिया गया है ईयर्स में, इसको हम लोग सेकेंड में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो ये है 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। ईयर्स को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेज में आ जाएगा, और 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर्स में, फिर 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड में आ जाएगा, है ना। इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 238, है ना। तो ये देखेंगे कि ये एक्टिविटी आएगा जिसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा 1.23 इंटू 10⁴ न्यूक्लियाई पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में इतने न्यूक्लियाई जो है वो डीके हो रहे होंगे, उनसे अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे होंगे, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। कहा गया है ट्रिटियम हैज हाफ लाइफ ऑफ 12.5 ईयर्स अंडरगोइंग बीटा डीके, है ना। What fraction of sample of pure tritium will remain undecayed after 25 years? तो इसके लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो n होता है
वो होता है n0 डिवाइडेड बाई 2 पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, है ना। अब इसमें n क्या है, ये अनडिकेड न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होंगे सैंपल में उनका वैल्यू है। तो n0 चाहे जो भी हो, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल n है वो आएगा यहाँ पर 2, हाफ लाइफ दिया गया है 12.5 ईयर्स और यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है 25 ईयर्स। तो n का वैल्यू हो जाएगा 25 ईयर्स टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, तो ये हो गया 2। तो n का वैल्यू यहाँ पर 2 रख देंगे, तो ये हो गया n0/4। तो अनडिकेड न्यूक्लियाई का जो नंबर है वो शुरू में जो एक्टिव न्यूक्लियाई थे उनका 1/4 रह गया होगा, है ना। ये तो एनसीईआरटी से आखिरी एग्जाम्पल करते हैं जो कि इस न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया गया है, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस दिए गए हैं, जैसे कि यूरेनियम के, थोरियम का दिया गया है और ये है, इसको प्रोटैक्टिनियम कहा जाता है। इन तीनों का एटॉमिक मास यहाँ पर दिया गया है और अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं या हीलियम जो है एटम जो है उसका यहाँ पर दिया गया है एटॉमिक मास। ये प्रोटॉन है, इसका मास दिया गया है। तो हमें बताना है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम 238 और साथ में ये शो करना है so that uranium cannot spontaneously emit a proton, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को करेंगे। जैसा कि इसमें अल्फा डिके का बात किया गया है, तो अल्फा डिके में क्या होगा कि जो यूरेनियम है 238, 92, जब ये एक अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा तो एक नया एलिमेंट बनेगा। कौन सा, ये थोरियम है TH। इसका आप देखेंगे कि एटॉमिक मास दिया गया है 90 और ये हो जाएगा 234, है ना। इसमें से जो मास नंबर है वो 4 से रिड्यूस हो जाएगा और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो इसमें अगर हमें मास डिफेक्ट पहले निकालना हो तो मास डिफेक्ट में क्या करेंगे, इसका यूरेनियम का जो एटॉमिक मास है उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस करेंगे, है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम माइनस 92 Me, ठीक है। ये न्यूक्लियस का मास हो गया। ये एटॉमिक मास था, इसमें से 92 इलेक्ट्रॉन का मास को माइनस करेंगे तो ये न्यूक्लियस का मास हो गया इस पैरेंट न्यूक्लियस का, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, ये थोरियम वाले का माइनस करते हैं, थोरियम वाले का जो मास है ना, इसमें से 90 इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस करेंगे, ठीक। फिर माइनस करेंगे ये हीलियम वाला जो है, हीलियम वाला जो है या अल्फा पार्टिकल है, मास ऑफ हीलियम माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस करेंगे तो ये देखेंगे मास डिफेक्ट आएगा। ये एक्चुअली में एटॉमिक मास इस क्वेश्चन में दिया है तो हमने फाइंड किया है यहाँ पर पहले न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियस का मास। उसी तरह से इसके न्यूक्लियस का मास ये आएगा, एटॉमिक मास में से इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर दिया। उसी तरह से अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या आएगा, हीलियम जो एटॉमिक मास है हीलियम का, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दिया तो उसके न्यूक्लियस का मास आ गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये आ गया Mu माइनस MTH माइनस MHE, है ना। ये 92 Me और ये 90 + 2 ये जाकर मिल करके कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये डेल्टा M आ गया। डेल्टा M की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं जो दिया है 238.05079 माइनस थोरियम का दिया है 234.04363 माइनस अल्फा पार्टिकल का ये दिया है 4.00260। तो ये जो है ये आएगा 0.00456 एटॉमिक मास यूनिट।
तो अगर इसमें हमें एनर्जी रिलीज फाइंड करना हो तो डेल्टा ई की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा एम एटॉमिक मास यूनिट में, और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये आएगा 0.00456 इंटू 931.5, तो ये अल्टीमेटली आएगा 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी जो है इस अल्फा पार्टिकल के इमिशन में रिलीज होगी। फिर क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसमें कहा गया है कि शो दैट यूरेनियम कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली इमिट अ प्रोटॉन। पहले ऐसा मान लेते हैं कि ये जो यूरेनियम है एक प्रोटॉन रिलीज करता है। अगर एक प्रोटॉन रिलीज करेगा तो देखेंगे कि उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी या क्या वो एनर्जी रिलीज करेगा, ये देखना है। तो इसमें अगर जो यूरेनियम है, यूरेनियम होता है 23892, अगर ये एक प्रोटॉन को रिलीज कर देगा 1H1 तो देखेंगे इसका मास नंबर भी 1 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर भी 1 से कम हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर जो बताया था नया एलिमेंट प्रोटैक्टिनियम, ये यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो 1 से इसको कम कर देंगे 91 और 1 से इसको भी कम कर देंगे 237, ये एलिमेंट बनेगा। अगर इसमें हम लोग मास डिफेक्ट निकालें तो मास डिफेक्ट इसमें आएगा यूरेनियम एटम का मास माइनस 92 इलेक्ट्रॉन का मास, है ना। इसमें से माइनस करेंगे इसका ये जो Pa है एलिमेंट, इसका एटॉमिक मास, इसमें से 91 इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस करेंगे और एक प्रोटॉन का मास जो है ना, इसमें एक प्रोटॉन का मास मतलब कि mH मैं लिख सकता हूँ, इसको माइनस करेंगे तो ये मास डिफेक्ट आएगा, है ना। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर यह आएगा Mu माइनस MPa, और देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर अनबैलेंस्ड है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस है तो माइनस आएगा Me और साथ में माइनस MH, ये है। तो अब इनकी जो वैल्यू है, इनकी वैल्यू यहाँ पर रखकर हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना। इनकी वैल्यू हम रखकर चेक कर सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर जो है 1H1 जो है ये कहने के लिए प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है एक्चुअली में ये हाइड्रोजन का दिया गया है। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो हमें यहाँ पर एक ये जो है एक इलेक्ट्रॉन का भी माइनस करना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक्चुअली में हाइड्रोजन एटम का मास है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का मास है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मास इंक्लूडेड है। तो हाइड्रोजन का में से इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस करूँगा तब ये प्रोटॉन का मास रह जाएगा, ठीक। तो अल्टीमेटली जो है ये 91 और ये 1 जो 92 हो गया, तो ये वाला कैंसिल हो गया, है ना। तो अब बचा ये, इनकी वैल्यू अगर रखेंगे तो यूरेनियम का जैसे अभी हमने देखा ये है 238.05079 माइनस प्रोटैक्टिनियम का है 237.05121 माइनस हाइड्रोजन का ये है 1.00783, है ना। या इसको अगर आप माइनस करेंगे, है ना, तो ये देखेंगे आएगा निगेटिव में माइनस 0.00825। इतना जो है एटॉमिक मास यूनिट में आ रहा है। ये मास डिफेक्ट जो है एक्चुअली में निगेटिव में, निगेटिव का मतलब ये हुआ कि मास जो है टोटल मास यहाँ पर बढ़ गया है। यहाँ पर जो मास था न्यूक्लियस का उससे ज़्यादा मास यहाँ पर आ गया। तो कैसे आ गया, इसका मतलब ये है कि तब इसको एनर्जी दी गई होगी तब यहाँ पर मास बढ़ सकता है। ये निगेटिव मास आ रहा है ना। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पैरेट न्यूक्लियस का जो मास है वो कम है ये जो डाउटर न्यूक्लियाई है इनसे। तो ये चूंकि निगेटिव में आ गया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी कितनी, माइनस 0.00825 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ये आएगा -7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये निगेटिव में इतनी एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी एनर्जी पॉजिटिव में 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब यूरेनियम को दिया जाएगा तब जाकर के ये प्रोटॉन जो है वो इमिट हो सकता है। और इसीलिए कहा गया है कि साइमल्टेनियसली मतलब स्पॉन्टेनियसली मतलब कि अपने आप यूरेनियम जो है ये प्रोटॉन रिलीज नहीं कर सकता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एनर्जी देंगे तब ये इमिट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से चूंकि एनर्जी निगेटिव में आ रहा है, ये प्रूफ हो रहा है कि स्पॉन्टेनियसली जो है यूरेनियम एक प्रोटॉन को इमिट नहीं कर सकता। तब कर सकता है जब हम उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे।